कर तुम रहे हो, यहाँ मुझे दिखा रहा है कनेक्टिंग टू क्लाउड सर्वर। हाँ तो को होस्ट हो, दिखेगा तुम्हें। ओह अच्छा ऐसा है। चलो ओह मैं माय गॉड। ऐड, चलो स्टॉप कर दिया अपने साइड से। ओके रुको 1 मिनट में अपने साइड खोलता हूँ। इधर कोई ऐसा भी है जिसको हिंदी समझ में नहीं आती है? 2-3 थे, वो लोग नहीं आ रहे सेशन पे। ओ भाई लोग, is there anyone who does not understand Hindi? Please raise your hand, say something in the chat box. सब हिंदी वाले अपने में। तो ठीक है, फिर ये सीरीज हिंदी में चलेगी। जय हाँ, श्री राम। जय श्री राम। कुछ चैट पे कोई तो आया चलो आता मैं है। म्यूट पे जा रहा हूँ। इतनी हिंदी बोलना जितनी हमें आती हो। अरे भाई, आपको जितनी आती है उतनी हमें नहीं आती। भाई मैं मंगल अलग। ग्रह से नहीं आया हूँ, ठीक है। मिश्रा जी, आपका आपके टोन में हिंदी बोलना अच्छा समझता है। ठीक है रुको 1 मिनट, भाई स्क्रीन ये शेयर करने दो। पंडित है, संस्कृत बोलना स्टार्ट कर देगा तो कंट्रोल कर लेना इसको। चलो स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। Yes, sir. ओके रुको 1 मिनट। ये टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है क्लियर? थोड़ा बड़ा कर लो थोड़ा ना। फॉन्ट बढ़ा दो। ओके, क्योंकि एक्चुअली फॉन्ट मुझे सब जगह बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सुबह से कर क्या रहे थे फिर? भाई ज़्यादा बड़ा फॉन्ट देख करके मेरा खून जल जाता है। अरे 11 कर लो, काफी है। रुको मैं 12-13 कर लेता हूँ। अरे काफी है। सो अभी ये सीरीज चालू करने के पहले मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, जो सबसे मेन पॉइंट है कि ये कन्वेंशनल C++ कोर्स नहीं है। कन्वेंशनल नहीं है का मतलब ये है कि टॉपिक विल बी रीऑर्डर्ड, मतलब ये बुक में टेबल ऑफ कंटेंट में जिस ऑर्डर में टॉपिक मिलते हैं, यहाँ पे वो ऑर्डर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। पहले का बाद में हो जाएगा, बाद वाला पहले हो जाएगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के साथ अगर मैच किया तो थोड़ी तकलीफ होने वाली है। दूसरा, हम यहाँ पे टर्बो C++ जैसा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज करेंगे GNU G++। मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ 10.1। आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी अवेलेबल हो, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल C++ भी चलेगा, क्योंकि मैं मोस्टली स्टैंडर्ड C++ ही कवर करने वाला हूँ। जहाँ पर हम उससे थोड़ा सा दाएं बाएं होंगे वहाँ मैं बता दूंगा। मेरा मेन प्लेटफॉर्म लाइनक्स ही रहेगा। तीसरा, हम नोटपैड में टाइप नहीं करेंगे, हम प्रॉपर IDE इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अपने पास कई सारे ऑप्शन हैं। जिसको कोड ब्लॉक्स पसंद हो वो इंस्टॉल कर लो भाई, जिसको विम पसंद हो वो इंस्टॉल कर लो, जिसको मैक्स पे करना है उस पर कर लो। मैं किस पे करूँगा? मैं कर रहा हूँ सी लाइन पे। will be used in this entire session। ठीक है जी, ये भी मैं 10.1 यूज कर रहा हूँ। वैसे 7.0 एंड अबव शुड बी फाइन। तो अगर थोड़ा पुराना कंपाइलर भी है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा नए कंपाइलर में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं मिल जाएगा। तो ये हमारा कुल मिला के बेसिक सेटअप है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमें C++ क्यों चाहिए। तो उसका जवाब एक्चुअली बहुत सिंपल सा है। पहला आंसर सिंपल सा यही है, टू मेक लाइफ ईजियर, because C++ allows us to be lazy to rather extreme extent। और मैं जब बोलता हूँ कि हमको आलसपना का प्रिविलेज देता है तो मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हम स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करेंगे और हर स्टेप पर हम धीरे धीरे करके आलसी होते जाएंगे। जब तक ये सीरीज खत्म होगी तब तक हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आलसियों में से एक होंगे। हमसे बड़ा आलसी जल्दी कोई ढूंढे नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि लार्जली compatible with C, Fortran and many other languages। ये प्लस पॉइंट इसके लिए है क्योंकि हमारी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो किसी ज़माने में C में लिखी गई थी, जिनको कोई पोर्ट नहीं किया गया, या
ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनके डेवलपर सी प्रेफर करते हैं, या बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो फोर्ट्रान मिक्सी ज़माने में लिखी गई थी, जैसे ब्लास और लापैक की लाइब्रेरीज हैं, जिनके सी वर्जन बहुत लेट में आए हैं, फ़िलहाल अभी आ चुके हैं। तो इसमें हम कई सारी लैंग्वेजेस के साथ एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी एक लैंग्वेज में लिखी हो सकती है, दूसरी दूसरी लैंग्वेज में हो सकती है, और दोनों को हम उठा करके सी प्लस प्लस में बहुत प्यार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ये है कि सपोर्टेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। मतलब अगर मुझे राउटर पे कोड करना है तो उधर भी सी प्लस प्लस चलेगा, मुझे मोबाइल में घुसाना है सी प्लस प्लस उधर भी चलता है, मुझे एम्बेडेड सिस्टम में जाना है सी प्लस प्लस उधर भी चलता है, मुझे ऑटोमोबाइल कंट्रोल में जाना है सी प्लस प्लस वहाँ पर भी है, मुझे सर्वर्स में जाना है सी प्लस प्लस वहाँ पर भी है। यहाँ तक कि मुझे अगर वेपन इंजीनियरिंग एरोस्पेस में जाना है, मुझे एविएशन में जाना है, मुझे सैटेलाइट टाइप की चीज़ों में जाना है, रॉकेट्स मिसाइल्स टाइप के इंजीनियरिंग में घुसना है, सी और सी प्लस प्लस दोनों उन सारी जगहों पर चलने वाले हैं। हमारा CPU इंटेल का है, AMD का है, वाईकॉम का है, किसी और ब्रांड का है, मिप्स का है, कुछ भी है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी लैंग्वेज सब जगह एकदम घोड़े जैसा दौड़ती रहेगी। ये 3 मेजर रीजन हैं, और बाकी कुछ और रीजन भी हैं कि लिंगुआ फ्रैंका नंबर 2 ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लाइनक्स एंड विंडोज। मतलब लिंगुआ फ्रैंका एक्चुअली फ्रेंच फ्रेज है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन या प्राइमरी लैंग्वेज। लाइनक्स और विंडोज दोनों का ये बेसिकली लैंग्वेज नंबर 2 है, लैंग्वेज नंबर 1 पर सी आता है। तो ये हमारे कुछ मेजर रीजंस हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और वो है कि हमारा सी प्लस प्लस का बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हमारा दिखता कैसा है। तो उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली बिल्कुल सिंपल है, वो हमको कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जो हम सब जगह फॉलो करने वाले हैं, जो कुछ इस टाइप का दिखता है। जाहिर सी बात है, इसको अगर मैं कंपाइल करूँगा तो कंपाइल ये होगा, लेकिन रन करने पे ये मुझे कुछ आउटपुट नहीं देगा। मैंने इसको रन किया, इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि मैंने यहाँ कोड में कुछ भी नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पर इसके जो 2-4 मेन पार्ट्स हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं जिनको हम बोलेंगे कि अगर हमें कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करनी है या कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी है, तो वो हम स्टार्टिंग में इंक्लूड कर लेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट का मतलब हुआ कि हमारे प्रोग्राम में जो पहला फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा, वो ये मेन फंक्शन है। इसके अलावा हम जितने भी फंक्शन डिफाइन करेंगे वो तब कॉल होंगे जब हम मेन के अंदर से उनको कॉल करते हुए कहीं तक पहुँचें। ये हमारा बेसिकली रिटर्न वैल्यू है जो हम सिस्टम को रिटर्न करते हैं। सिस्टम एज इन मैं अगर यहाँ पे शेल से कॉल कर रहा हूँ तो इसका रिटर्न वैल्यू इस शेल को मिलेगा। तो बेसिकली शेल इसको रीड कर सकता है कि मैंने जिस प्रोग्राम को इन्वोक किया है उसने क्या वैल्यू रिटर्न किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर मैं नॉन जीरो की जगह अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और इसको फिर से मैं कंपाइल करता हूँ और फिर मैं अगर इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये उसका रिटर्न वैल्यू दिखाता है कि इस पार्टिकुलर प्रोग्राम ने सिस्टम को 10 रिटर्न किया है। इसका सिस्टम में यूज किया है बेसिकली अगर हम थर्ड पार्टी चीज़ें इस्तेमाल करना चालू करते हैं तो उसके लिए फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ कमांड्स अपने प्रोग्राम से रन कराना चाह रहा हूँ और मुझे चेक करना है कि वो फेल हुए या नहीं हुए, तो बेसिकली उनके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हम इस वैल्यू को चेक करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है ये इंट वाला, ये बेसिकली रिटर्न टाइप है। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर which is return type of function main। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो मेन फंक्शन है ये इंटीजर रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली इंटीजर ही रिटर्न कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यू डालूंगा तो कंपाइलर मुझे गाली देगा। अगर मैं यहाँ पे 10.1 करता हूँ और इसको वापस मैं करता हूँ, ओके इसने गाली नहीं दिया।
और अगर मैं इसको यहाँ वापस रन करता हूँ, ये मुझे वापस 10 ही रिटर्न करने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ, स्ट्रिंग डाल देता हूँ, और अब ये मेरा कंपाइलर मुझे तबीयत से गाली दे रहा है कि ये क्या बवासीर रिटर्न करा दिए हो। और यहाँ पे इस गाली का मतलब यही है कि इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कैरेक्टर पॉइंटर टू इंट समथिंग समथिंग, ये कोड कंपाइल नहीं हुआ, यानी ये नहीं चलेगा। यहाँ पर मुझे इंटीजर ही रिटर्न करना है। तो ये हमारा C++ के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एक मिनट, चैट विंडो खोल लेता हूँ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं अपना बेसिकली हेलो वर्ल्ड पे। और हेलो वर्ल्ड का भी हिसाब ऐसा है कि अभी हमको यहाँ पर बेसिकली प्रिंट करना है। अब प्रिंट करने के लिए हमको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम IO स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं। ये बेसिकली हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट का लाइब्रेरी है। मतलब अगर मुझे स्टैंडर्ड इनपुट से इनपुट लेना है तो भी, और स्टैंडर्ड आउटपुट पे आउटपुट देना है तो भी, उसके लिए मुझे ये लाइब्रेरी लगेगा। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये कीबोर्ड होगा, और स्टैंडर्ड आउटपुट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका टर्मिनल होगा या डिस्प्ले होगा। तो यहाँ मैंने इसको इंक्लूड किया, और प्रिंट करने के लिए हम ये लिखते हैं std नेम स्पेस है, cout बेसिकली कंसोल आउटपुट है, और हम कंसोल आउटपुट को कुछ स्ट्रिंग भेज रहे हैं। यहाँ पर हम अभी फिलहाल स्ट्रिंग भेजेंगे। वैसे यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रिंग ही भेजें, यहाँ पर हम इंटीजर भी प्रिंट कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, कैर भी कर सकते हैं। बेसिकली लगभग सारे हम प्री डिफाइंड टाइप्स को हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको इतना करके कंपाइल करता हूँ तो ये कंपाइल हो गया, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। ये जो परसेंटेज साइन आ रहा है, ये एक्चुअली मेरा शेल अलग से दे रहा है, क्योंकि मैंने न्यू लाइन प्रिंट नहीं किया हुआ है। तो अगर मुझे न्यू लाइन भी प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे /n करके डाल सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इस तरह से डाल सकता हूँ। और अब मैं इसको अगर कंपाइल करके रन करूँगा तो ये बेसिकली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा इस तरह से। ये हमारा इनपुट का, ये हमारा कंसोल आउटपुट का तरीका हुआ। इसी तरह से हम इनपुट भी ले सकते हैं। इनपुट लेने के लिए हमें, हमारे पास std:/cin है, और यहाँ से हम रीड करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ चाहिए जहाँ पर हम स्टोर करा सकें। और अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैं अगर केवल प्रिंट कर सकता हूँ या कुछ रिटर्न कर सकता हूँ तो ये प्रोग्राम मेरे कुछ खास काम का नहीं है। तो अब हमको कुछ चाहिए कि जहाँ पर हम कुछ स्टोर करा सकें। हाउ टू स्टोर समथिंग इन मेमोरी। उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? बेसिकली नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मेमोरी में कहीं पर कुछ थोड़ा सा स्पेस रिजर्व हो जाएगा, और जब भी मैं उस वेरिएबल को यूज करूँगा मैं बेसिकली पर्दे के पीछे उस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर रीड या राइट कर रहा हूँ। तो अब C++ में हमको वेरिएबल इस्तेमाल करने के पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। डिक्लेयर करने का मतलब कि हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम वेरिएबल का नाम हम पहले डिक्लेयर करेंगे कि हम इस नाम से रेफर करने वाले हैं। दूसरा, वेरिएबल का टाइप हम डिक्लेयर करेंगे कि वो इंटीजर होगा, कि कैरेक्टर होगा, कि स्ट्रिंग होगा, कि डेसिमल में कुछ होगा, या कुछ और टाइप का होगा। तो ये दो चीज़ें हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। अब अगर हमें डिक्लेयर करना है तो उसका सिंटैक्स बहुत सिंपल सा है। Here we go, that is variable type, variable name, और लास्ट में सेमीकोलन। हर लाइन के अंत में सेमीकोलन रहेगा, जैसा कि यहाँ पे बाकी दो लाइंस में हमने किया हुआ है। ये बेसिकली हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, कि मतलब यहाँ पर आके हमारा स्टेटमेंट खत्म हो गया, इसके आगे दूसरा स्टेटमेंट चालू होगा। इसको नई लाइन में रखना भी जरूरी नहीं है, इस सबको हम उठा के एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेंटेनेंस के हिसाब से ठीक नहीं है। फिर बाद में तकलीफ होगी कि लाइन कहाँ पे ख़त्म कहाँ पे स्टार्ट। इसके लिए हम एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट को फिलहाल रखने वाले हैं।
अब अगर मुझे कुछ इंटीजर डिक्लेयर करना है तो अब पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे कुछ हैं जो इनबिल्ट टाइप्स हैं, कुछ हैं जो जिसको हम यूजर डिफाइंड टाइप्स बोलते हैं। अब इनबिल्ट वाले में क्या है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है, लॉन्ग है, ये हमारे इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा एक और है बाइट और बूलियन। यूजर डिफाइंड में हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली इन सब का कुछ कॉम्बिनेशन लेते हैं, कुछ खिचड़ी पकाते हैं और उससे हम एक नया टाइप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास एक टाइप है std स्ट्रिंग, या अगर हमको डायनेमिक एरे रखना है तो उसके लिए हमारे पास वेक्टर है, या हमारे पास मैप है, या अनऑर्डर्ड मैप है। तो ये सब हमारे यूजर डिफाइंड टाइप्स हैं जो इनके किसी कॉम्बिनेशन से और कुछ लॉजिक के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। These are defined by libraries or users of language library. फॉर एग्जांपल ये जो सारे टाइप्स हैं ये हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन होके मिलते हैं। इनके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आगे देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि हम अपने टाइप्स किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बाकी कुछ टाइप्स हैं जिनके साथ मॉडिफायर्स भी लगते हैं, जो हमारा ऑप्शनल पार्ट है। मॉडिफायर का मतलब है जो हमारा वेरिएबल का बिहेवियर थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा। अब मॉडिफायर में एक मिनट, उसमें हमारे पास एक साइंड है, दूसरा अनसाइंड है, तीसरा कॉन्स्ट है, और कुछ और टाइप्स हैं जो बहुत स्पेसिफिक केसेस में इस्तेमाल होते हैं। साइंड का मतलब है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड का मतलब है हम केवल पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। कॉन्स्ट का मतलब है कि उसको हम रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं केवल इंट डिक्लेयर करता हूं तो वो बाय डिफॉल्ट साइंड रहेगा। अगर मुझे अनसाइंड चाहिए तो मुझे पूरा अनसाइंड इंट करके लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आते हैं बेसिक इनपुट पर, और हमें एक इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूमेरिक इनपुट लेना चाहते हैं तो पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा इस तरह से, और फिर हम उसमें इनपुट ले सकते हैं कुछ इस टाइप से। एक मिनट, प्रिंशु रेज्ड हैंड। हाँ जी बोलो। लॉन्ग एंड लॉन्ग में डिफरेंस मोस्टली रेंज का डिफरेंस है कि किस रेंज की वैल्यूज उसमें स्टोर की जा सकती हैं, उसके अलावा कोई खास फर्क नहीं है। तो ये हमने इनपुट ले लिया और हमको वापस कंफर्म करना है कि ये इनपुट हमारा सही सलामत गया है, तो इसको वापस प्रिंट करा लेंगे। वैल्यू वाज, इसमें हम इस तरह से इनको चेंज भी कर सकते हैं, और फिर हमको लास्ट में न्यू लाइन चाहिए ही। तो अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या होता है। ये हमने किया, ये इधर हमारा इनपुट आया 1 2 3 4 5, और ये वापस हमको प्रिंट होकर के मिल गया कि जो वैल्यू इनपुट किया था वो 1 2 3 4 5 था। इसी तरह से मैं यहाँ पर फ्लोट हुआ, कैरेक्टर हुआ, कुछ भी इस टाइप का कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने इंटीजर लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ कुछ इस टाइप का इनपुट ट्राई करता हूँ, तो ये मुझे देगा कि इनपुट वॉज 0, और अगर मैं यहाँ पर 0 करता हूँ तो ये वापस मुझे देगा कि 0। तो अब ये एक पजल है कि इन दोनों केसेस में हम कैसे फिगर आउट करें कि हमारा इनपुट गलत था या यूजर ने टाइप ही 0 किया है। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम थोड़ा आगे जा कर के देखेंगे। फिलहाल अब हम वापस वेरिएबल पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो वेरिएबल नेम है उसमें हम कुछ भी नहीं रख सकते।
उस पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वेरिएबल नेम्स, जो पहला कंडीशन है वो है मस्ट स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर और स्मॉल लेटर्स में A to Z और कैपिटल लेटर्स में A to Z। कैन कंटेन ये स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स 0 to 9। 0 to 9 से ये स्टार्ट नहीं हो सकता, बाद में उसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल num is valid, num1 is valid, but one num ये वैलिड नहीं है। एज लॉन्ग एज हमारा स्टार्टिंग इनमें से किसी से हो रहा है, हम 0 9 को हम बीच में कहीं पर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे मोटे मोटे रूल्स हैं वेरिएबल नेम्स पे। इसी तरह से हम काफ़ी सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 1 नहीं 2 चाहिए, मैंने 2 कर दिया। अब ये इधर मैंने num1 और एक ही लाइन में मैं 2 इनपुट भी ले सकता हूँ, नॉट ए बिग डील। और फिर हम इसको इस तरह से डायरेक्ट ऐड करके प्रिंट करा सकते हैं। और मैं इसे वापस बिल्ड करता हूँ। मुझे यहाँ पर 2 इनपुट चाहिए, राइट। यहाँ पे मैंने 2 इनपुट लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 10 12 ऐसे करके भी इनपुट दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं 10 12 ऐसे इनपुट भी दे सकता हूँ। दोनों ही बेसिकली वैलिड हैं। तो यहाँ मैंने 2 वैल्यूज पकड़ाई, इसने मुझे ऐड करके वापस रिजल्ट दे दिया। सो ये बेसिकली हमारा मोटा मोटा वेरिएबल्स का हिसाब है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटीजर की जगह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या यूज करना होगा? मुझे स्ट्रिंग के लिए ये टाइप इस्तेमाल करना होगा। अब चूंकि ये टाइप इनबिल्ट नहीं है, तो ये किसी जगह डिफाइंड हुआ रहेगा, तो इसका लाइब्रेरी हमें पहले इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसका जो लाइब्रेरी है वो इसी तरह से हमने इसको भी डिफाइन कर लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फिर हमने इनपुट ले लिया। जैसे हम नंबर्स का इनपुट ले रहे थे, सेम वैसे ही हम इसका भी इनपुट लेंगे। इसको टाइप से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज उसका इनपुट कैसे लिया जाएगा वो पार्ट डिफाइंड हो। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसकी जगह नेम इसको हमने हटा दिया, ये हो गया। और अब हम इसको वापस रन करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इनपुट डालता हूँ और ये मुझे वापस उसको उठा करके प्रिंट कर देगा। तो ऐसे हम स्ट्रिंग का भी इनपुट ले सकते हैं। बाय द वे, इसमें हम ऐसे डायरेक्ट इनपुट नहीं ले सकते, ये सब टाइप्स के लिए डिफाइन नहीं है। स्ट्रिंग के लिए इनपुट लेने का मतलब बनता है, इसके लिए हम इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर के लिए या मैप के लिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट और वेरिएबल का पार्ट हो गया। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? Any questions? ओके, अब हम आते हैं बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स पे। और ऑपरेटर्स का ऐसा है कि दे परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, और ये भी कई टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें से एक हुआ हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, ये सारे ऑपरेटर्स हैं।
दूसरे हुए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमारा ये एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एंड और नॉट। बाय द वे इसकी जगह हम ये एंड और नॉट वर्ड्स भी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वैलिड C++ ही होगा। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हैं जो इनको हम बिट वाइज ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि ये ऑपरेट ऑन इंडिविजुअल बिट्स, और इसमें हमारा बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, और बिटवाइज नॉट भी है, लेकिन ये सारी बिट्स को चेंज कर देगा। तो ये मोटे मोटे हमारे ये ऑपरेटर्स हैं। कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं, अदर ऑपरेटर्स, जिनको हम बाद में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडेक्स ऑपरेटर है, डीरेफरेंस ऑपरेटर है, और ये पॉइंटर के आगे एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर है। लॉजिकल में ये हुआ, हाँ ये लेस देन का हुआ, ग्रेटर देन का हुआ, इक्वलिटी का हुआ, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स भी हैं। बिटवाइज में ये सारे यूज नहीं होंगे, और हाँ बिटवाइज में इसके अलावा दूसरे ऑपरेटर्स आते हैं, जिसको ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। शिफ्टिंग हम थोड़ा सा बाद में जाकर के देखेंगे कि शिफ्टिंग का मतलब क्या है, और ये ऑपरेटर्स हम थोड़ा सा बाद में जाकर के कवर करेंगे। मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे सेशन तक ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। तो हमने एक बेसिक ऑपरेटर का एग्जांपल यहाँ पर देख लिया। इसके पहले वाले एग्जांपल में जहाँ पर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे, इसी तरह से हम चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रिंग कंपेयर करना है, तो ठीक है, अभी कैसा है कि मैंने ये लिया और इसको मैं उठा देता हूँ। स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए इसको हम वापस रिजल्ट में डाल सकते हैं कि टूल result equal to name double equal foo bar। ये हमें केवल चेक करके बताएगा कि नेम में मैंने ये foo bar इनपुट किया है या नहीं, और फिर हम सिंपली इसको प्रिंट करा लेते हैं कि रिजल्ट क्या आया। यहाँ पे मुझे रिजल्ट में 1 मिल रहा है, दैट इज़ ट्रू। अगर मैं कुछ और इनपुट करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट में मुझे 0 मिलेगा, दैट इज़ फॉल्स। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी इसी तरह से हमारे बाकी ऑपरेटर्स भी रहेंगे, हालांकि ये सारे ऑपरेटर्स एक चीज़ पर डिफाइंड नहीं हैं, और बहुत सारे ऑपरेटर ऐसी जगहों पर भी डिफाइंड हैं जहाँ पर वो थोड़ा सा नॉन इंट्यूटिव लगेगा। फॉर एग्जांपल जो हमारा अरिथमेटिक एडिशन का ऑपरेटर है, ये स्ट्रिंग के लिए भी डिफाइंड है, और अगर हम यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए, स्ट्रिंग str1 str2, फिर हमने कुछ कोड लिखा, कुछ इनपुट लिया, कुछ भी किया, फिर हमने किया str1 प्लस str2, तो ये दोनों स्ट्रिंग को अपेंड कर देगा। मतलब अगर एक में हेलो है, दूसरे में वर्ल्ड है, तो ये दोनों को कंबाइन करके हेलो वर्ल्ड बना देगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम str इक्वल टू हेलो। सो अब अगर मैं इसको str2 इक्वल टू str प्लस नेम, और मैं यहाँ पे
इसको ऐसे करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस टाइप का देगा। ये स्ट्रिंग इज हेलो फूबार। यहाँ पे हमने सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस यूज किया और इसने दोनों स्ट्रिंग को उठा के कॉन्केटिनेट कर दिया। तो ऐसे केसेस भी काफ़ी जगह मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं जिनको हम इधर पहले ही देख चुके हैं कि ये कंसोल इनपुट और आउटपुट के लिए भी डिफ़ाइन किए गए हैं। हम बाद में ये भी देखेंगे कि हम अपने केसेस के लिए ऑपरेटर्स कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा ऑपरेटर्स का पार्ट हुआ, और जहाँ पे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं वहाँ पर फिर कुछ ऐसे केसेज आते हैं जहाँ पर हमें कुछ कंडीशन चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये कंडीशन चेक किया हुआ है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये मैच करता है तो मैं कुछ अलग काम करूँ, और मैच नहीं करता है तो कुछ मैं अलग काम करूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट। These evaluate condition and then branch। तो इसमें जो पहला एग्जांपल है वो if का है। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, if condition executed if condition is true। ये हमारा पहला बिल्कुल सिंपल सा केस है जहाँ पे हम किसी कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कोड को मॉडिफाई करता हूँ, इसको सब हटा देते हैं वापस, और मैं चाहता हूँ कि इसको भी हटा दूँ। मुझे चेक करना है केवल कि नेम इक्वल टू रामलाल अगर मैं इसे बिल्ड करता हूँ और मैंने इसको रन किया, मैंने इधर फूबार डाला, ये टाइम पे एग्जिट करके निकल गया। मैं इसको फिर से करता हूँ और मैं यहाँ पे रामलाल डालता हूँ तो ये कंडीशन मेरा ट्रू है, इसकी वजह से ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। और इसके बाद का पार्ट वो कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। अब हमको चाहिए कि इसका एक्सटेंशन जहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो एक पार्ट एग्जीक्यूट हो, कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट हो। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने पहले यहाँ पे ऐसे लिखा, फिर हमने डाला कि नॉट कंडीशन, और फिर हमने यहाँ पे कुछ और कोड लिखा। तो अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि ये कंडीशन हमको दो बार टाइप करना पड़ रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। और चूंकि हम आलसी लोग हैं इसलिए दो बार टाइप करने को उंगलियां दुखने लगती हैं, कम से कम मेरी तो दुखती ही हैं। तो अब ये दो बार टाइप करने की जहमत मुझे नहीं करनी है, इसलिए हमने इसका शॉर्टकट निकाल लिया, और शॉर्टकट है कि इसकी जगह हम एल्स टाइप करेंगे। उस केस में क्या होगा, executed if condition is false। यहाँ पे हमको दो बार कंडीशन टाइप नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए इसी कोड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं वापस। यहाँ पर मेरा इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ये पार्ट, क्योंकि कंडीशन
मेरी मैच नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे रामलाल डालता हूँ तो अब मेरा कंडीशन ये ट्रू है, तो यहाँ पे केवल ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है और ये पार्ट स्किप हुआ है। इतना पार्ट क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चंस? ओके, अब इसका हम एक्चुअली चेन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ है, यहाँ पर मुझे दूसरा कंडीशन चेक करना है, यहाँ पे मैंने कोई दूसरा कंडीशन डाला, फिर मैं यहाँ पे एल्स इफ करके कोई तीसरा कंडीशन डाला, और ऐसे ऐसे करके मैं लास्ट तक गया और लास्ट में मैंने एक एल्स वाला पार्ट डाला। मैं इसका कितना भी लंबा चेन बना सकता हूँ। इसका ऐसे चेन भी बना सकते हैं, या फिर हम इफ के अंदर दूसरा इफ, फिर उसके अंदर तीसरा इफ, एंड सो ऑन। इसका हम कितना भी डीप चेन कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैक्सिमम इतना चेन ही चलेगा। इसको हम कितना भी डीप में कंडीशन चेन कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से इतना लंबा चेन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ जगहों पे इसका भी एक्चुअली शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल, अब मैं फ़िलहाल आलसी हुआ, लेकिन कोई मेरा भी बड़ा भाई निकल आया, बोला भैया ये एल्स वेल्स टाइप करने को तकलीफ़ है, या ये एल्स इफ में बार बार कंडीशन लिखने को तकलीफ़ है, मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है, इतना ना हो पाएगा मुझसे। तो अब उसके लिए एक दूसरा शॉर्टकट है जिसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। लेकिन इसका लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि कैन ओनली बी यूज्ड विद इंटीजर टाइप्स। मतलब इसको मैं इंट के साथ कर सकता हूँ, शॉर्ट इंटीजर के साथ कर सकता हूँ, बाइट के साथ कर सकता हूँ, कैरेक्टर के साथ कर सकता हूँ। ये सारे बेसिकली इंटीजर टाइप्स ही हैं, लेकिन और किसी के साथ मैं फ़िलहाल नहीं कर सकता। ये थोड़ा लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी इसका सिंटैक्स क्या है कि मैंने कोई वैल्यू लिया ऐसा int num1, यहाँ पे मेरा कंडीशन है कि अगर num1 1 है तो ये करो, 2 है तो वो करो, 3 है तो कुछ और करो, ऐसा। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा स्विच केस लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हुआ, ये यहाँ पे कंडीशन नहीं आएगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे केस स्टेटमेंट रहते हैं कि केस 1, केस 2, केस 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फिर हम अपना एग्जीक्यूट इफ वेरिएबल वैल्यू इज 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे सिर्फ एक कैच और है, वो ये है कि लगभग हर केस के लास्ट में एक स्टेटमेंट मिलेगा ब्रेक, वो बेसिकली स्विच के बाहर फेंक देगा, अदरवाइज ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। इस तरह से पूरा लैडर चलता रहेगा। अब यहाँ पे कोई तकलीफ दे सकता है। फॉर एग्जांपल, पहले हम इतना करके देखते हैं। हमने एक सिंपल सा केस लिया, और पहले हम एक सिंपल सा लिखेंगे इफ एल्स का लैडर।
मैंने ऐसा कुछ कोड लिखा और अब मैं इसको रन करता हूँ, 1 किया, ओके। ओके, ये हमारा टोटल एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। अब यहाँ पर हम थोड़ा आलसी होना चाह रहे हैं, ये इतना सब टाइप करने को भी एक अलग त्रास वाली स्थिति है। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको हम चेंज करेंगे स्विच स्टेटमेंट में, जिसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा होगा, स्विच नम, ये हमने किया केस 1, ये 1 किया, ठीक है, 2 बार आ गया, ये 2 किया, 3 किया, अभी भी ठीक है, 4 किया, अभी केवल हमारा ये पार्ट आया। और ये पार्ट भी ऐसे आया क्योंकि यहाँ पे हमने एल्स में डाला हुआ था, जब पहले की कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम केस 1 से लेकर के कहाँ तक जाएं। नम इंटीजर है और इंटीजर का रेंज हमारा बहुत लंबा चौड़ा है, उतना कौन बैठ के टाइप करेगा, वो त्रास वाला काम है। तो उसका भी शॉर्टकट है, उसका शॉर्टकट है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। उतना नहीं टाइप करना पड़ेगा, उसकी जगह हम केवल एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट डालेंगे और ये चल पड़ेगा। ये बेसिकली तब इवेल्युएट होगा जब ये पीछे के ये सारे फॉल्स हों। और अब अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो 1 2 3 4, अभी ये हमारा सही सलामत दोनों केस हमारे बिल्कुल एक जैसा आउटपुट दे रहे हैं। अब हम यहाँ वापस पहुँचते हैं और ये देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क कितना है। ये सारे पार्ट तो कॉमन ही थे और यहाँ पर कंडीशन हमको बार बार टाइप नहीं करना पड़ा, उसकी जगह हमने केस 1, केस 2, केस 3 एंड सो ऑन करके लास्ट में डिफ़ॉल्ट ला करके छोड़ दिया। तो ये हमारा दूसरा शॉर्टकट है जहाँ पे हम अगर कंडीशन बार बार नहीं टाइप करना चाहते तो। ये दो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं C++ में, जो आगे बहुत जगह यूज होते रहेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? मिश्रा जी, मुझे एक सवाल था। हाँ भाई, थोड़ा सा तेज बोलो। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। जब इफ के बाद एल्स वाला स्टेटमेंट डालते हैं तो उसका मतलब होता है कि इफ फॉल्स है तब एल्स एग्जीक्यूट होगा, राइट? हाँ तो करेक्ट। हमने इफ से पहले अगर नॉट ऑपरेटर डाल दिया तो वो काम करेगा क्या? इफ के पहले नहीं, उसके लिए अब जैसे अगर मुझे ये चाहिए कि इफ नम नॉट इक्वल टू 1, अगर मुझे ये चाहिए तो एक नहीं, मिनट। एल्स पार्ट में बोल रहा हूँ मैं। अभी एल्स पार्ट मतलब वो फॉल्स है तो नॉट इफ डाला तो वहाँ पे एल्स की जगह वो काम करेगा? हाँ, एल्स इफ की जगह अगर नहीं, यहाँ पे नॉट इफ नहीं, यहाँ पे फिर या तो हम एल्स इफ डालें या फिर इसको ऐसा करना पड़ेगा, इफ इसको हमने ऐसा ब्रैकेट में डाला और यहाँ पे हमने किया नॉट नम इक्वल टू 1। नहीं, अंदर ब्रैकेट के अंदर का नहीं बोल रहा मैं। इफ का जो स्टेटमेंट है ना, जो बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी में है, तो हाँ उसको ही नेगेटिव बना दिया तो काम करेगा क्या? एक मिनट रुको, नम इक्वल टू 2, ये ऐसे काम करेगा क्या? इसका पूछ नहीं, रहे हो? वो इफ का जो आय है ना उसके हाँ, पहले डालो वो साइन। नहीं 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 नहीं, वो नहीं चलेगा।
हाँ वही पूछ रहा था मैं। नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा। वो अगर हम यहाँ पे भी करेंगे तो भी नहीं चलेगा। वो हमें ये पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन है इसके साथ ही हमको जो है, अगर मैं चाहता हूँ कि नम डबल इक्वल टू का निगेटिव चाहिए मुझे, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। मतलब अगर नम इक्वल टू 2 है तो अंदर वाला कंडीशन ट्रू होगा, अंदर वाला अगर ट्रू होगा तो ओवरऑल कंडीशन मेरा फॉल्स होगा। तो ये हमें इस तरह अच्छा, से करना पड़ेगा। मतलब वो जो उसके डायरेक्टरी में है वही एग्जीक्यूट होगा, उसको हम मैन्युअली नेगेटिव नहीं बना सकते। नहीं नहीं, वैसे नहीं कर सकते। ओके। ओके, कोई और सवाल किसी को? अनिमेश भैया कहाँ हो? अनिमेश भैया कहीं गायब है। ओके, अभी केवल एक टॉपिक बचता है लूप्स का। लूप्स आज खत्म करना है या अगले सेशन में खत्म करना है, क्योंकि 1 घंटा हमारा निकल चुका है। कल ही करते, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो लूप्स का अगले सेशन में करते हैं। मेरे ख्याल से कल नहीं होगा। अभी 1 दिन या 2 दिन का गैप तो रहेगा, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 ही सेशन लेने वाला हूँ। स्विच लेस देन ग्रेटर देन के लिए यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं भाई, स्विच पे लिमिटेशन है, इतना भी आलस करने को नहीं मिलेगा। सॉरी। देवांश रेज्ड हैंड। भाई अनम्यूट कर लो यार, 1 मिनट। तो या भाई चैट पे डाल दो अगर अनम्यूट का डिसेबल हुआ है तो। ओह अच्छा अच्छा। मिश्रा जी, हमको एक और बात पूछनी थी। हाँ हमने टर्बो सी में F7 दबा के हम वॉच लगाते थे, तो हाँ। जब लिनक्स का बात आया और बाकी कंपाइलर्स का बात आया तो उसके बारे में हमको नहीं पता, वो वॉच लगाते कैसे बाकी कंपाइलर्स में। भाई वो कंपाइलर में नहीं है, वो बेसिकली डिबगर का पार्ट है। तो अब या तो जिसको टर्मिनल पे खेलने का शौक हो वो जीडीबी यूज कर सकता है, या अगर कोई मेरे जैसा आलसी पुरुष है उसको चाहिए, तो अब उसमें क्या है कि अगर मुझे चेक करना है कि यहाँ पे आकर के क्या रायता मच रहा है, या इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, या यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इधर एक बार क्लिक करूँगा। ये मेरा ब्रेक पॉइंट सेट हो गया। इधर मैं डिबग पे करूँगा और ये यहाँ पे आकर के हिट किया है। अब मैं इसको क्या हुआ? ओह अच्छा, इधर इनपुट है, वही मैं सोच रहा हूँ उसको क्या तकलीफ हुआ अचानक। ओके, ये यहाँ पे आके हिट किया, यहाँ पे मुझे वेरिएबल का सारा वैल्यू दिखेगा, जितने भी वेरिएबल डिफाइंड होंगे। और अगर मुझे कुछ डिबगर पे डायरेक्ट कमांड डालना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मेमोरी वगैरह का है तो उसके रिलेटेड भी मुझे यहाँ मिल जाएगा। वो बेसिकली हर आईडीई का अपना अलग हिसाब है, लेकिन लगभग सारी आईडीईज में डिबगिंग का ऑप्शन मिलेगा, और उसमें इस टाइप का कोई तो व्यू रहेगा ही जिसमें जितने भी वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं या यूज में है उन सब का वैल्यू दिखेगा। ओके, क्लियर। ठीक है। वो वो जीसीसी में भी कर सकते हैं? नहीं, जीसीसी में नहीं, वो फिर डिबगर का पार्ट है। जीसीसी केवल कंपाइल करेगा। अब अगर मुझे ऐसे जीडीबी में करना है तो उसके लिए फिर मैं वो भी दिखा देता हूँ। अब जैसे ये है, ये हुआ, मैंने यहाँ पे पहले लिस्ट कर लिया पहले कि कहाँ तक है ये, और मुझे ब्रेक करना है इस पर्टिकुलर लाइन पे, तो मैं यहाँ पे करूँगा ब्रेक 26 और फिर मैं इसको करूँगा रन, फिर मैं डालूँगा इनपुट, ये यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा, और फिर मुझे जो है यहाँ पे मैन्युअली प्रिंट करना पड़ेगा कि नम में क्या है। तो ये मैं इधर मैन्युअली प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू दिखाएगा। और अगर मैं आईडीई यूज कर रहा हूँ तो ये इतना सारा रायता वो पर्दे के पीछे ऑटोमेटिक हैंडल कर रहा है, मुझे डिबगर का कमांड मैन्युअली रटने की जरूरत नहीं है।
ओके भाई। तो वो जो F7 वाला बोल रहे हो ना, वो IDE का अलग अलग रहेगा। जैसे इसका अलग है, इसका मेरे ख्याल से क्या शिफ्ट F9 कुछ तो है, हाँ शिफ्ट F9 का है। Qt क्रिएटर यूज किया तो उस पर अलग रहेगा, कोड ब्लॉक्स किया तो अलग रहेगा। बहुत सारे IDE में की मैप डिफाइन करने को भी मिलेगा। तो अगर F7 दबाने का ही आदत है तो उसको भी मैप कर सकते हो कि अगर F7 प्रेस किया तो वो डिबगर के साथ अटैच करके रन कर देगा। तो वो तो अपना IDE तुमको वैसा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो अपना IDE का डॉक्यूमेंटेशन देखो, उसमें कहीं ना कहीं दिया रहेगा कि डिबगर पे कैसे रखना है, ये सारे व्यूज उसमें कैसे मिलेंगे। ओके भाई, डन। ठीक है। तो अच्छा, अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए कि पैरेलल में अगर कोई बुक रेफर करना हो तो उसके लिए क्या करें, तो कुछ रेफरेंस मटेरियल है जो साथ में पैरेलल में आगे पीछे करके रेफर कर सकते हैं। तो एक तो CPP रेफरेंस साइट है। ये एक्चुअली रेफरेंस साइट है, टेक्स्ट बुक स्टाइल में मटेरियल यहाँ नहीं मिलेगा। ये बेसिकली रेफरेंस मटेरियल है। दूसरा जो है वो C++ प्राइमर करके है, आई थिंक 2 वॉल्यूम में है ये एक्चुअली स्टडी एंड रेफरेंस मटेरियल दोनों है। अगर टेक्स्ट बुक स्टाइल में चाहिए तो बिगिनिंग विजुअल C++ है आइवर हॉर्टन का। हालांकि इस बंदे ने लाइनक्स के को टारगेट नहीं किया, उसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को टारगेट किया हुआ है, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक मटेरियल है, चैप्टर वाइज बटा हुआ है, लास्ट में एक्सरसाइजेज वगैरह हैं। लेकिन वही है कि मेरा टॉपिक का ऑर्डर इनमें से किसी बुक से मैच नहीं करेगा, वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। और एक बुक है जो कॉलेजेस में काफ़ी पॉपुलर रही है, कंप्लीट रेफरेंस C++। इन्होंने लाइनक्स रेफर किया हुआ है अगर मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ तो। रेफरेंस मटेरियल कैन बी टेकन एज टेक्स्ट बुक। तो ये तीन चार रेफरेंस मटेरियल हैं जिनके साथ पैरेलल में स्टडी किया जा सकता है, जिसमें से मेरी पसंद एक्चुअली ये है, लेकिन ये बुक बहुत लोगों को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है। शुरुआत मैंने इस बुक से किया था, बाकी ये बुक बिगिनर्स में वैसे काफ़ी पॉपुलर रही है। तो ये सारी चीज़ों पर नज़र डाल के देख लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको यही पसंद आए, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। तो जिसको जो पसंद आता है भाई, साथ में एक कोई पोथी पत्रा उठा लो, प्रैक्टिस करते रहो। बाकी तो सेशन मैं लेता रहूँगा हफ्ते में 2 सेशन के आसपास। और अगर प्रैक्टिस में कहीं पे अटक गए तो पूछना, कहीं पे कोई कोड नहीं चला तो बोलना, फिर किसी सेशन में हम बैठ के कोड ही ठीक करेंगे। ठीक है, अभी किसी को कुछ और पूछना है आज के टॉपिक रिलेटेड? हम सेशन को रैप अप करें। कोई सवाल है तो पूछ लो चाचा। नहीं है। ठीक है भाई, कोई सवाल नहीं है किसी का। रुको मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। रुको मैं अपना स्क्रीन बंद कर देता हूँ पहले। हाँ, करो। कर दिया। ओके, सो सेशन कैसा लगा बच्चों? बच्चे पक गए। अरे यार पको मत यार। तो वन मोर थिंग, आई जस्ट अपडेटेड ये वाला पेज। कौन सा? सो इफ यू गो टू syspp.html, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा, स्क्रॉल डाउन या फीडबैक बटन है, ठीक है? तो फील फ्री टू सबमिट फीडबैक्स यहाँ पे। एंड लेट्स सपोज अगर जनता के पास ज़्यादा पैसे हैं, फील फ्री टू गो टू सपोर्ट। मैंने अब तक लिंक नहीं किया। You can use any of these to, you know, drop them out. और
वो थैंक यू पेज मिश्रा जी ड्राफ्ट पे है, रात तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो चलो